नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचवीटेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 54 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 54 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। वीनस जो प्लेनेट है वो नियरेस्ट है अर्थ के। देखिए, परीक्षा में एग्जामिनर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है, भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो कहा जाता है वो भी वीनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला पूछ सकता है कि सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे हॉटेस्ट। तो सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला और सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? तो वो भी शुक्र ग्रह है, वीनस है। और पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो भी वीनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन सोलर सिस्टम से बहुत सारे बनने वाले हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है। तो उसी प्रकार जो हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध। मरकरी जो है वो क्या है? बुध जो है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के। और सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा मात्र और मात्र 88 दिनों में कौन लगाता है, कौन सा ग्रह लगाता है? तो वो भी मरकरी लगाता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस बात को आपने याद रखना है। इसीलिए ये 88 डेज में जो है सूर्य की एक चक्कर लगाता है। अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन आता है कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों ग्रहों के बीच क्या पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह। इस बात को भी आपने याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है, इन्हीं दोनों के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अब ब्लू प्लैनेट किस को कहा जाता है? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। उसी प्रकार रेड प्लैनेट मंगल को कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। अगर मैं डीमोस की बात करता हूँ तो डीमोस जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। इस बात को आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का वो बृहस्पति का है, जिसका नाम है गैनीमेड। अगर आप भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो हमसे जल्दी से जल्दी जुड़िए। हमसे आप हैंड रिटन नोट्स जो है वो ले सकते हैं। अब आपके पास समय बहुत कम है। 7876145409 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी से हमसे जुड़िए अगर आप भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे बताया गया? और आकार में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। ये मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो पृथ्वी के आकार के लिए जो एक शब्द है, द वर्ल्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ, तो है वो कौन सा? ऑब्लेट स्फीयर, चपटा गोलाब। चपटा गोलाब जो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाएगा पृथ्वी के आकार के लिए। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। इस बात को आप याद रखें। और पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा है, दूसरी देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181 है, लेकिन अगर उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को बिंदु मान लिया जाए तो 179 रहती है। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम ग्लोब पर खींची गई होती है, वो भूमध्य रेखा होती है, जिसको 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जहाँ पे दिन और रात जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। परीक्षाओं में आपसे कोई सी बात भी पूछी जा सकती है, आपको एक एक बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर है। देखिए, अगर बात की जाए आईएसटी और जीएसटी के मध्य, पहले तो आईएसटी का मतलब क्या है? तो आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी का जो मतलब है वो है ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी और जीएमटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं आईएसटी की बात करता हूँ तो आईएसटी जो है वो आईएसटी जीएमटी के मध्य जो अंतर है वो 5.5 घंटे का। आईएसटी है इंडिया का जो टाइम है, इसको आईएसटी कहेंगे। यहाँ पे भारत जो है दो प्रकार की, यहाँ पे एक पूर्वी देशांतर है। भारत जो है इस पूर्वी देशांतर में आता है और ये हमारा पश्चिमी देशांतर है। तो जितने भी देश पूर्वी देशांतर में आएंगे इनका समय हमेशा आगे चलेगा। इस बात को आपने याद रखना है। और पश्चिमी देशांतर में आएंगे उनका समय हमेशा पीछे चलेगा। तो जो ये आईएसटी लाइन है वो कितने डिग्री देशांतर पे है? तो 82.5 डिग्री देशांतर पे है। तो आपको याद रखना है, जो भी देश जितने मर्जी देशांतर में होगा उसको आपने 4 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का जो टाइम होता है, मतलब होता है वो 4 मिनट होता है। इस बात को आपने याद रखना। 1 डिग्री देशांतर का मतलब
कितने मिनट होता है, 4 मिनट। इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो भारत है 82.5 डिग्री देशांतर पे, तो जब 82.5 को आप 4 से मिनट से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 330 मिनट आ जाएगा। तो 330 मिनट का जो मतलब होता है वो होता है 5.5 घंटे। तो भारत का समय जो है इंग्लैंड के जीएमटी से कितना आगे चला है, तो इस बात को याद रखना, भारत का समय जो आगे चल रहा है वो 5.5 घंटे आगे चल रहा है। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और भारत की जो ये आईएसटी रेखा है वो कितने राज्यों से भारत के जाती है, तो 5 राज्यों से जाती है। कौन कौन से है, इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक देना चाहूँगा। यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में, तो याद रखना ट्रिक का नाम क्या है, यूपी 36 आम खा गया। कहाँ पे खाए भाई, उड़ीसा में खाए। तो देखिए यूपी से उत्तर प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, खा गया से कुछ नहीं होगा, उड़ीसा से उड़ीसा होगा। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 ही राज्यों से जाती है भारत की समय रेखा, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें कि किसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, विच नॉन एज एंटी ट्रेड विंड्स। तो जो पछुआ हवाएं होती है इनको जो है वो प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे पछुआ हवाओं को तो प्रति व्यापारिक पवनें कहा जाता है। चिनूक ऑप्शन में दिया है। अगर मैं चिनूक की बात करता हूँ तो चिनूक एक हॉट ड्राइव विंड है जो कि रॉकीज़ में पाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। रॉकी जो हमारे पर्वत श्रृंखला वो वहाँ पे पाई जाती है, रॉकीज़ में ये पाई जाती है चिनूक हवाएं। और ये हॉट ड्राई विंड से गर्म हवाएं है। और चक्रवात जो यहाँ पे साइक्लोन जिनको हम कहेंगे ये इंडियन सी में, हिंद महासागर में पाए जाएंगे। और टाइफून्स जो पाए जाते हैं ये आपके चाइना सी में पाए जाते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऑप्शन किस प्रकार की नॉलेज आपको दे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चट्टानें जो लावा के दृढ़ीकरण द्वारा बनती है, रॉक्स विच फॉर्म्ड आर बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से जो बनती है वो बेसाल्ट बनती है। देखिए जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो लावा जो फटता है उससे बनती है। पहले मैग्मा होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो वही लावा बन के बाहर आता है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो है वो बेसाल्ट के रूप में, बेसाल्ट जो चट्टानें होती है इस प्रकार के रूप में आता है। चट्टानें रॉक्स जो है वो 3 प्रकार की होती है, आपको पता होनी चाहिए। पहली है इग्नियस रॉक्स, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर मैं बात करता हूँ इग्नियस रॉक्स की, जिनको हिंदी भाषा में आग्नेय चट्टानें कहा जाता है, आग्नेय चट्टानों में आएगा आपका बेसाल्ट आएगा, ग्रेनाइट आएगा और गेब्रो आएगा। याद रखना बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गेब्रो। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट यहाँ पे दिया, ये दोनों के दोनों इग्नियस रॉक्स में आएंगे, आपके आग्नेय चट्टानों में आएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स दूसरी है जिनको हम क्या कहते हैं, अपसादी चट्टानें कहते हैं। इसमें आएगा आपका सैंडस्टोन आएगा जिनको हम बालू पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन आएगा जिनको चूना पत्थर कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों सेडिमेंट्री अपसादी चट्टानों में आएंगे। और तीसरी जो हमारी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। तो कायांतरित और रूपांतरित चट्टानों में आएगा जैसे कि आपका मार्बल हो गया, आपका स्लेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। गलती करने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मेरे नज़रों में। तो अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के मैदान के तरुण जलोढ़ को कहते हैं। देखिए जो द यंग एलुवियम ऑफ फ्लड प्लेन्स इज कॉल्ड, जो बाढ़ के जो मैदान तरुण जलोढ़ होते हैं, इसको जो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि भादर तो नहीं कहेंगे ना, फ्लो कहेंगे ना, खादर कहेंगे। तो बांगर और खादर तो एक जलोढ़ मिट्टी के ही क्या है, प्रकार है। इस बात को आपने याद रखना है। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नई जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन तो इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ से कोई जानकारी मिलती भी नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो विच इज़ नॉट ए टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, की टुंड्रा प्रकार की एक वनस्पति नहीं है। तो जो एक टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है तो स्टेपीज तो कोई वनस्पति नहीं है, तो एक ग्रासलैंड है। तो आपको याद रखना है वेजिटेशन ये नहीं हो सकती। यहाँ पे सेज दिया है आपको, यहाँ पे मॉसेस दिया है, लाइकन्स दिया है। तो ये सारी की सारी, चाहे वो सेज है, सेजेस के बाद आपका मॉसेस है और आपका लाइकेंस है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक वनस्पति है। लेकिन जो स्टेपीज है वो क्या है, एक ग्रासलैंड है। और ये स्टेपीज जो ग्रासलैंड है वो यूरेशिया रीजन में पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है ये। और अगर मैं थोड़ी बहुत और ग्रासलैंड की बात करता हूँ, जैसे प्रेरीज जो है वो कहाँ पे, वो नॉर्थ अमेरिका में है। बहुत बार बता चुका हूँ आपको। डाउन्स भाई बोला है कि डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऊपर डाउन में नज़र आता है जब आप मैप देखते हो। तो डाउन जो है वो डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पे है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसी प्रकार वेल्ड आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में और अर्जेंटीना में कौन से
है पंपास घास के मैदान। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये ग्रासलैंड्स हमने पढ़े, पंपास पढ़ा था हमने कहाँ पे, तो पंपास पढ़ा था हमने अर्जेंटीना में, वेल्ड पढ़ा था हमने साउथ अफ्रीका में, डाउन्स डाउन्स में है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन्स वहाँ पे होगा, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस देश में हम याक पा सकता है। देखिए याक कहाँ पा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आते हैं। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो याक जो है वो तिब्बत में भाई यहाँ पे पाया जाएगा, साइबेरिया में भी नहीं है, न्यूजीलैंड में भी, और वैसे तो होगा लेकिन ज़्यादातर जो है वो तिब्बत में ये होगा, क्योंकि जो ठंडा एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादातर याक पाया जाता है। तिब्बत की जो कैपिटल है, वैसे तो चाइना इसको अपना मानता है तिब्बत को, लेकिन जो तिब्बत की जो कैपिटल है वो लहासा है। इस बात को याद रखना, लहासा जो है वो तिब्बत की कैपिटल है, इस बात को आप याद रखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में नेपाल दिया है, नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। और अगर मैं बात करता हूँ कुछ और कैपिटल जितनी मुझको याद आ रही है, जैसे कि आपका युगांडा, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। आपकी टर्की की अंकारा, बहुत बार पूछी गई, टर्की की अंकारा है। श्रीलंका की पहले कोलंबो भी है, और जयवर्धनपुरे कोटे, ये दोनों आपको याद रखनी है। और आपकी भूटान की बहुत इंपॉर्टेंट है, थिम्पू है भूटान की। और आपकी इटली की रोम है, जापान की आपके टोक्यो है, फ्रांस की बता देना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो फ्रांस की पेरिस है। बांग्लादेश की ढाका है। और ये इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। चीन की कहाँ पे है, तो चीन की बीजिंग में है। तो ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, बीजिंग में है या पक्का ही बीजिंग में है, ये भी आप मेरे को पता है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं अपने और से ही बता रहा हूँ ये सारी की सारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। देखिए ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ऐसा रीजन जो क्षेत्र, देखिए ध्रुवीय क्षेत्र नहीं होगा, अंटार्कटिक क्षेत्र भी नहीं होगा, और मेडिटेरियन भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओशियन करंट से क्वेश्चन आया, और ये टेट परीक्षाओं वालों का ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, और बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ के जाना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और महादेव का नाम लेना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखना है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, क्योंकि मैं महादेव का बहुत बड़ा सच्चा भक्त हूँ। और 4 या 5 दिन पहले या 7 दिन पहले मैं उनके दर्शन भी करके आया हूँ। स्पेशल मैंने वहाँ पे उनसे ये मांगा है कि आप सभी लोग पढ़े और आपका टेट क्लियर हो जाए, और ये मेरी मनोकामना बस पूर्ण भी होगी, जितना मुझे अपने प्रभु पे आशीर्वाद विश्वास है कि वो मेरे पे आशीर्वाद बनाएंगे। तो महासागरीय जलधाराएं जो ओशन करंट्स होते हैं वो किसके कारण नहीं होते हैं, तो ये होता है समुद्री तट पर रेगिस्तानों का दबाव। तो इसके कारण नहीं होगी, क्योंकि समुद्री तट पर जो रेगिस्तानों का जो दबाव है इसके कारण जो है महासागरीय जलधारा नहीं होगी। तो किसके कारण होगी, तो अन्य जो ऑप्शन यहाँ पे दिए इनके कारण होगी। जैसे कि आपके भूमंडलीय धारा है, आपका व्यापारिक विंड्स है, इसके कारण भी होगी, जो ट्रेड विंड्स होती है। आपके समुद्री जल में घनत्व में अंतर आता है, जब डिफरेंसेस आ जाते हैं डेंसिटी ऑफ सी वाटर में, तब भी जो है वो महासागरीय जलधाराएं इसके कारण होती है। लेकिन जो समुद्री तट पर जो रेगिस्तानों का दबाव है इसके कारण ये नहीं होगी, मेरा मानना है। और अगर मैं कुछ यहाँ पे बात करता हूँ कुछ ओशन करंट की, जो बार बार टेट परीक्षाओं में एग्जामिनर पूछ रहा है, जैसे कि फ्लोरिडा की जो जलधारा है वो किस प्रकार की जलधारा है। तो 2 प्रकार की जो ओशन करंट होता है, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है। एक गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। तो अगर गर्म जलधारा की बात करते हैं तो फ्लोरिडा की जो जलधारा है वो एक वार्म ओशन करंट है, गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो की बात करता हूँ, क्यूरोशियो की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है, वार्म ओशन करंट है। और अगर मैं बात करता हूँ आपके फॉकलैंड की जलधारा की, तो फॉकलैंड की, तो ये जो है वो एक कोल्ड ओशन करंट है, फॉकलैंड की जो जलधारा है, इस बात को आपने याद रखना है। तो जितनी भी ठंडी जलधारा है वो आती है पोल से, और जितनी भी गर्म जलधारा है वो आती है इक्वेटर से। तो दोनों बातें, 2 प्रकार की जलधाराएं होती है, दोनों बातें आपको याद रख। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन की बात हो रही है, और चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों की कटाई के लिए, लोग यहाँ पे पेड़ों पे चिपक गए थे, पेड़ों की कटाई के लिए शुरू हुआ था। देखिए भैया क्या होता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जो है ये होता है, ये जो चिपको आंदोलन हुआ था। कब ये चिपको आंदोलन हुआ था, तो 73 के आसपास जो है वो चिपको आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में, जो लीड किसको किया था चिपको आंदोलन को, तो लीड जो कर रहे थे चिपको आंदोलन को वो कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। तो ये भी आपको बात याद रखनी कि जो गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा है ये लीड कर रहे थे इसको, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। देखिए
कालिंदी यमुना का उल्लेख है, सरस्वती का भी उल्लेख और सिंधु का भी उल्लेख है। तो पेरियार जो नदी है इसका ऋग्वेद में कोई भी उल्लेख नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। पेरियार नदी की बात की जाए तो पेरियार नदी इसका कोई उल्लेख नहीं है। और सर्वाधिक बार जो ऋग्वेद में जो किसी नदी का उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। और ऋग्वेदिक जो आर्य होते थे इनकी जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती जो है वो ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि यमुना को ऋग्वेदिक में जो है वो इसका ऋग्वेदिक नाम जो है वो क्या है, इसका जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, इस बात को आपने याद रखना। तो यमुना का भी कहीं ना कहीं उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। और सबसे पवित्र नदी ये सरस्वती को मानते थे ऋग्वेदिक आर्य। इस नदी को जो है देवी तमा और नदी तमा भी का टाइटल भी दिया गया है ऋग्वेदिक आर्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। देखिए उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो बज्जी था, इस बात को आपने याद रखना कि जो उत्तर बिहार था इसका प्राचीन नाम बज्जी था। और अगर उत्तर बिहार की मैं बात करता हूँ तो उत्तर बिहार जो है वो, देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे उत्तर बिहार का पुराना नाम तो वज्जी था, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि जो बज्जी एक महाजनपद भी होता था उसकी राजधानी कौन सी थी। तो बज्जी महाजनपद की अगर राजधानी की बात की जाए तो बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली में थी, इस बात को आपने याद रखना है। अवंती महाजनपद होता था, अवंती भी एक महाजनपद था, इसकी राजधानी उज्जैनी में थी। वत्स भी एक महाजनपद था, इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। और आपका सूरसेन भी के बारे में भी जान लेते थे, तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। तो सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में कोई सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। मैं बार बार यही बात करता हूँ कि एग्जामिनर आपको किसी भी प्रकार से आपसे के साथ जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके साथ वो गेम खेल सकता है, लेकिन मैं आपके के लिए ऐसी नौबत आने नहीं दूंगा। मैं आपको यूट्यूब में इतना पढ़ा चुका हूँ अब कि मैक्सिमम चीज़ें हमने जीके की पढ़ा दी है। बाकी इसके बाद एग्जामिनर कैसा पेपर डालता है वो पेपर के बाद ही पता चलता है कि पेपर कैसा आया था। लेकिन हमने अपने ओर से बहुत कोशिश की है, हम जी जान लगा रहे हैं। हम कहीं भी जाता हूँ, अगर मैं चूड़धार तक जाता हूँ तो वहाँ से भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, क्योंकि भैया अगर रिजल्ट देना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में किसी ने इतनी वीडियो टेट परीक्षाओं के लिए बना भी दी होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बेशक मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है तो आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को भी थोड़ा सा गेन कीजिए, 10K तक जल्दी से जल्दी पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो तीसरी जो बौद्ध परिषद है, तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे, तो ये पाटलिपुत्रम में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा है। तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर यहाँ पे बात की जाए पहली बौद्ध संगीति की, तो पहली बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और सप्तपर्णी गुफा में होती है किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति होती है, तो अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति होती है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे 1 2 या 3 दिनों से हो रही है, क्योंकि थोड़ा से छिंछालों की वजह से ये ऐसा हो रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से ठीक भी नहीं हो रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा जो है मैनेज करना है, लेकिन वैसे प्रोनाउंसिएशन फिर भी ठीक हो रही है, आपको दिक्कत आ नहीं रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक से करूँ। और उसी प्रकार दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, पहली तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, और वैशाली में कालाशोक के शासनकाल के समय हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगीति मैंने आपको बता दी है, पाटलिपुत्रम में हुई थी, जिसका नया नाम जो है पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। और चौथी जो बौद्ध संगीति वो बहुत पूछी जाती है, जो कि कश्मीर के कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसको जो है वो जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। आपको ये भी क्वेश्चन मन में आता होगा कि यार बौद्ध संगीति हुई तो थी लेकिन क्यों हुई थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो इन संगीतियों को बिठाया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि शूद्रक का मृत कटिकम है। देखिए अगर शूद्रक के मृत कटिकम की बात की जाए तो शूद्रक का जो मृत कटिकम है एक प्रकार का ड्रामा है, इस बात को आपने याद रखना है। तो शूद्रक का जो मृत कटिकम है वो एक प्रकार का ड्रामा है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पाल वंश का संस्थापक था, द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो धर्मपाल था, और सॉरी हे भगवान गोपाल, याद रखना गोपाल थे भाई, धर्मपाल मेरे ऐसे निकल गया क्योंकि धर्मपाल का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के संस्थापक तो धर्मपाल थे, गोपाल थे, लेकिन धर्मपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो धर्मपाल जो है वो पाल वंश के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा जो है वो क्या किया गया था, तो इनके द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा, और गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। वहीं पे देवपाल का नाम भी आता है। तो देवपाल कौन थे, तो देवपाल, ये जो देवपाल है इनके द्वारा क्या किया गया था, तो देवपाल ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। किसने दिया था, देवपाल ने दिया था संरक्षण। तो पाल वंश के ऐसे राजा
जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो देवपाल। रामपाल के बारे में बात करते हैं तो रामपाल के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ से बनता नहीं है, लेकिन महिपाल प्रथम एक होते थे। तो महिपाल प्रथम पाल वंश के ऐसे राजा जिनके शासनकाल के दौरान राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया गया था और पाल वंश को हरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चोल वंश के राजा जिन्होंने सीलोन पर कब्जा किया था। तो पाल वंश के ऐसे राजा जिनके द्वारा सीलोन पे कब्जा किया था तो ये थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम पाल वंश के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा सीलोन पे कब्जा किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। और चोल वंश की अगर बात की जाए तो चोल वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो सीलोन का नाम क्या है? सीलोन का नाम श्रीलंका है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि स्थापना जो इस चोल वंश की थी वो विजयालय के द्वारा की गई थी, इस बात को आप याद रखें। और पांडे और चेरों पर भी इनके द्वारा आक्रमण किए गए थे, इस बात को आपने याद रखना। चोल वंश के द्वारा पांडे और चेरों पर भी आक्रमण कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन रहने वाला है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये तुर्की होते थे, टर्की होते थे, इस बात को आपने याद रखना है। और खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी साहब के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और सबसे शक्तिशाली जो शासक था खिलजी वंश का वो अलाउद्दीन खिलजी था, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बात है, अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो अली गुरशास्प था, इस बात को आप याद रखें। और अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। और मलिक काफूर जिनको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था वो अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि होयसला की राजधानी थी। अगर होयसला की राजधानी की बात की जाए तो जो होयसला की राजधानी थी वो दवार समुद्रम थी, इस बात को आपने याद रखना है। दवार समुद्रम जो है वो होयसला की राजधानी। आज के कुछ अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि हर्ष के दरबार में राजकवि थे। अगर हर्ष के दरबार की बात की जाए तो यहाँ पे जो राजकवि थे वो बाणभट्ट साहब थे। बाणभट्ट जो हर्ष के दरबार में राजकवि थे और इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जो टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। हर्ष ने खुद भी जो है बहुत सारे रिटर्न किए थे हर्ष के द्वारा। तो अगर हर्ष की मैं बात करता हूँ तो हर्ष के द्वारा जो रिटर्न किए गए थे, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, राजकवि थे। और बाणभट्ट के द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इन ग्रंथों की रचना की गई थी। चीनी यात्री एक हुएनसांग होते थे। महादेव की अगर आशीर्वाद रहेगा तो आप सभी पास हो जाएंगे। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और पुलकेशन द्वितीय के द्वारा जो हर्षवर्धन को हार का मुंह देखना पड़ा था, इस बात को भी आपने याद रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन कि संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है। देखिए कुषाण प्रतिमाओं का जो सबसे बड़ा संग्रह है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुषाण प्रतिमाओं का जो सबसे बड़ा संग्रह वो मथुरा संग्रहालय में, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो ये शिमला जिले में है। और अगर कुषाणों की बात की जाए तो कुषाणों की जो कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कड़फिसेस साहब के द्वारा की गई थी या कुजुल कड़फिसेस के द्वारा की गई थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और अगर वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो इसको भी ज़रूर अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर करें और हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ भज्ञानी, जय माँ ठारी, जय श्रीगुल महाराज, जय चूड़ेश्वर महाराज, हर हर महादेव, जय शंभो।